वेलकम टू एलिवेशन क्लासेस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग शुरू किए हैं मॉडर्न फिजिक्स सीरीज चालू है और आज थर्ड लेक्चर देने वाले हैं। बहुत कुछ हम जान चुके हैं और आज जानने वाले हैं कि फोटोन की जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, फीचर होते हैं, उसके बारे में। प्लैंक कांस्टेंट कैसे निकालेंगे ग्राफिकली, उसके बारे में। और वर्क फंक्शन कैसे निकालेंगे ग्राफिकली, उसके बारे में। ये तीन चीज़ जानने वाले हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो लाइट की डुअल नेचर थे उसमें पार्टिकल नेचर को हम लोग चालू किए हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में तो पार्टिकल नेचर ही पढ़ते हम, यानी कि ये जो फोटोन है पार्टिकल है, आया और मैटर की जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन उसको टकराया और लेके गया। ये सब चीज़ें कब लेके जाते हैं हमने जान चुका है। आज हम पढ़ने वाले फीचर ऑफ फोटोन, यानी फोटोन की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में जानने वाले भाई। तो ये जो फोटोन की एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी जो है वो कितने होते हैं, एच न्यू, प्लैंक कांस्टेंट और ये फ्रीक्वेंसी, कितने वैल्यू होते हैं सब जान चुके हैं। तो ये एक की होते हैं और अगर बहुत सारे हैं तो एन एच न्यू। एन फोटोन गिरा रहे हैं कहीं पे तो एन एच न्यू एक प्रॉपर्टी हो गई, है कि नहीं। एक फोटोन एच न्यू और बहुत सारे फोटोन गिरा दिए तो एन एच न्यू। एन इज द नंबर ऑफ फोटोन। वेव थ्योरी से हमको पता है, वेव थ्योरी से हमको पता है कि भाई भी जो होते हैं, भी स्पीड ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो यहाँ पे तो भाई फोटोन की बात है, जो लाइट की पार्टिकल है तो उसकी स्पीड कितने होते हैं भाई, सी होते हैं। फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, भी को सी कह देंगे। स्पीड ऑफ लाइट कितने होते हैं, होते हैं कि नहीं जी, है ना, इतने मीटर पर सेकेंड होते हैं। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। तो देखो अब मैं अगर बदल दूं, अब मैं अगर इसको बदल दूं तो एच न्यू को क्या लिख सकते हैं, ई बराबर एच न्यू जो था तो न्यू निकाल लो तो सी बाई लैम्डा होगी ना, है कि नहीं। न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, देख लो। तो एनर्जी ऑफ फोटोन को और भी लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा। एच न्यू कहो या एच सी बाई लैम्डा कहो, एच न्यू एन एच न्यू कहो या एन एच सी बाई लैम्डा को, एन भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे फोटोन है तो। ठीक है भाई। तो ये हो गई एनर्जी की बात, ये हो गई एनर्जी की बात। अब मोमेंटम कितनी होती है, या मतलब इसकी, अब देखो मोमेंटम होते क्या भाई, मोमेंटम पी क्या है, मोमेंटम पी से शो करते। तो भाई पी है मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक। एम भी हमको पता है भाई, बट यहाँ पे भी को सी से लिखे जा रहे हैं तो पी को हम लिख सकते हैं एम सी, एम सी, है कि नहीं। अब एक बात है कि यहाँ पे एक सी ऊपर और एक सी नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो एम सी स्क्वायर वैसी होगी कि नहीं होगी। और याद रखो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन वो भी एक ऐसे टाइप के फॉर्मूले होते हैं। एनर्जी मास स्पीड ऑफ लाइट, एनर्जी मास स्पीड ऑफ लाइट। तो कोई भी मास अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करे तो उसकी एनर्जी इतनी हो जाती है। तो ये बताता है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। तो ये आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन है, इसको लिख लो, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। तो मैंने सोचा भाई मोमेंटम है, एम सी है, तो कहीं अगर ऊपर एक सी ले लूँ तो एम सी स्क्वायर यानी ई हो जाएगा। तो ऊपर लूँ तो नीचे भी लेना पड़ेगा ना भाई। हाँ ठीक, तो ले लिया। तो पी कितने हो जाएंगे, ई बाई सी, ई बाई सी। दूसरे फॉर्मूले मिल गए, मोमेंटम की, एनर्जी की मिल गई, मोमेंटम की मिल गई, मिली कि नहीं मिली। अब देखो ये एनर्जी और मोमेंटम, जब फोटोन और पार्टिकल, फोटोन किसी पार्टिकल से कोलाइड करेगी, जैसे कि लाइट आया था, मेटल सरफेस पे फॉल किया था, इलेक्ट्रॉन लेके भागा था, तो उस टाइम में आइंस्टीन जो इक्वेशन थे उसमें हमने देखा था कि एनर्जी को कंजर्व करा था। एनर्जी को क्या किए थे, कंजर्व किए थे। तो एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों ही फोटोन और पार्टिकल के कोलिजन के टाइम में कंजर्व रहते हैं। दोनों क्या होते हैं, कंजर्व रहते हैं। तो थर्ड में वो लिख लो, एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व। थर्ड में लिख दो, एनर्जी और मोमेंटम क्या होते हैं, एनर्जी और मोमेंटम ये दोनों क्या होते हैं, कंजर्व्ड रहते हैं। एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों क्या होते हैं, कंजर्व्ड। ये लॉस नहीं होते भाई,
अब देखो एनर्जी और मोमेंटम तो कंजर्व रहते हैं। अब मान लो बहुत सारे फोटोन गिरा है मेटल सरफेस पे, बहुत सारे फोटोन गिरा है, तो भाई क्या नंबर ऑफ फोटोन भी कंजर्व रहेगी? तो ऐसी बात नहीं है, नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व नहीं होते हैं, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं टकराने के बाद और कम भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन यानी n, नंबर ऑफ फोटोन इज नॉट, मे नॉट कंजर्व्ड, मे नॉट कंजर्व्ड, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये कंजर्व रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो मे नॉट भी, मे नॉट यानी कि हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। एन ए नंबर ऑफ फोटोन, तो ये अपना लॉजिक लगा के अपना लिख लेना। इतने सारे चीज़ें भाई। अब मान लो हम बहुत सारे फोटोन जब गिराते हैं, बहुत सारे जब फोटोन गिराते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाती है। हमको पता है भाई कि एगो फोटोन की एनर्जी तो इतना होता है, तो बहुत सारा फोटोन गिरा देंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी होता है एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम। किसी पर्टिकुलर, मान लो ये है एरिया हमारे पास, इतने एरिया पे यूनिट टाइम में एक फोटोन गिराया और 100 फोटोन गिराया, तो जब 100 फोटोन गिराऊंगा तो ज़्यादा एनर्जी गिरेगी, ज़्यादा एनर्जी गिरेगी तो इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा है। इट डज नॉट मीन कि एक फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है। एक फोटोन की एनर्जी उतनी ही रहेगी h न्यू, बट आपने बहुत सारे एनर्जी लाइट फोटोन गिरा दिया है बहुत सारा, तो वो n की ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगी? एनर्जी बढ़ेगी। तो फिफ्थ में क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी बढ़ना। इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन बढ़ना। अगर मान लो इंटेंसिटी, लैंग्वेज अपना बना लेना, इंटेंसिटी बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है, दिस डज नॉट मीन, यानी इसका मतलब ये नहीं है, अपना लिख लो, दिस डज नॉट मीन कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो। फ्रीक्वेंसी क्या? एक फोटोन के होते हैं, वो इंक्रीज हो, ऐसा कोई मतलब नहीं है। इंटेंसिटी बढ़ना मतलब क्या? तो इंटेंसिटी बढ़ना मतलब हो जाएगा, इंटेंसिटी का बढ़ना, इसका मीनिंग है कि आपकी क्या बढ़ रही है? n बढ़ रही है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बेसिक हैं। अब आगे बात करते हैं और भी। रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास 0 होते हैं। फोटोन की रेस्ट मास क्या होते हैं? 0। अब देखो ये कैसे होते हैं भाई? मास की जो वेरिएशन के फॉर्मूले है, मास की जो वेरिएशन के फॉर्मूले है वो है दिस 1 माइनस v² बाई c²। अगर कोई भी पार्टिकल v रफ्तार से भाग रही है, v रफ्तार से भाग रही है, v है कॉमन, जो भी रफ्तार हो, c है स्पीड ऑफ लाइट, तो कोई भी पार्टिकल अगर v रफ्तार से भाग रही है तो उसकी मास क्या हो रहे हैं? वेरी कर रहे हैं। मास क्या हो रहे हैं? वेरी कर रहे हैं। तो v रफ्तार से भागने वाली पार्टिकल, मान लो शुरुआत में क्या था? m था। जब v रफ्तार से भागने लगी तो मास क्या हो जाएंगे? ये वाली। तो भाई हमको पता है कि फोटोन तो c के रफ्तार से भागता है, फोटोन तो c के रफ्तार से भागता है ना, तो फोटोन के लिए क्या होगी? v बराबर c होगी कि नहीं होगी भाई? होगी ना? हाँ, तो फोटोन के लिए v बराबर c होगी, तो v बराबर c रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो जब v बराबर c हो जाएगी तो m नॉट गौर से देखो 0 हो रहा है, इसीलिए कहते हैं कि रेस्ट मास क्या है? 0, क्योंकि उसकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से होती है। तो इस फॉर्मूले में रखने पे वो होता है 0। तो रेस्ट मास 0 या वेरी करते हैं। तो हमने क्या सब देखा? एनर्जी कितने होते हैं, मोमेंटम कितने होते हैं एक फोटोन की, बहुत सारे फोटोन हो तो E बराबर mc², आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, बहुत सारी चीज़ें हमने देखा। इतने को नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया नोट? देखो नेक्स्ट, देखो कहाँ तक गए थे? 7। खैर ये नंबरिंग कोई मैटर नहीं रखते। 8 नंबर, जो फोटोन है उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डेविएट नहीं कर पाता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दो तो इस पर फोर्स लगने वाले नहीं होते, मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दो तो फोर्स लगने वाले नहीं होते। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, लिख लो कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डेविएट अ फोटोन। ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला देखा था P बराबर E/c, है ना? तो देखो P बराबर क्या होते हैं? E/c। तो E को क्या लिख सकते हैं? h/c। E को h/c
सी कर सकते हैं ना, ठीक है भाई कर सकते हैं। एच न्यू बाई सी को देखो, कहीं से देख लो, न्यू बाई सी 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 सी, यहाँ से न्यू बाई सी क्या हो जाएगा 1 बाई लैम्डा, न्यू बाई सी तो इधर आएगा 1 बाई लैम्डा होगी ना, तो न्यू बाई सी को 1 बाई लैम्डा यानी h बाई लैम्डा, तो मोमेंटम को हम h बाई लैम्डा भी कहते हैं, आगे जाके ये de Broglie वेवलेंथ हो जाएगी, तो लैम्डा को हम लोग h बाई पी भी कहते हैं, p क्या है मोमेंटम, लैम्डा क्या है वेवलेंथ, h क्या है प्लैंक कांस्टेंट। तो ये बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूले हमको आते हैं। और भी देख लो, ये तो e बाई सी हो ही गया, तो h न्यू बाई सी भी इसको कर सकते हैं, हाँ वो तो उधर हो ही गया। तो बहुत सारे टाइप से फॉर्मूले को घुमाए जा सकते हैं, जितने तरीके से घुमाए जा सकते हैं सब हमने घुमा लिया। इन सभी को आपको याद रखना है, ये फोटॉन की पूरी खानदान है, इनके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है, उसे भी नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक है अब प्लैंक कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन करना है, किस मेथड से, ग्राफिकल, जनरली ग्राफ में रहेगा वो तब, और वर्क फंक्शन का भी डिटर्मिनेशन करना है। तो यहाँ पे हम मदद लेंगे किसका, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का, है कि नहीं, हाँ। तो आइए मैं ना एक ग्राफ खींच लेता हूँ, क्या ये ग्राफ किसका ग्राफ है भाई, किसका ग्राफ हो गई है, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल और एक फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, याद है, बढ़ती है, कल पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, तो निकलने वाले की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो उसको रोकने के लिए अपोजिट में रिटार्डिंग पोटेंशियल ज़्यादा लगानी पड़ेगी, थे ना, ठीक है भाई। तो इस पर मैं ले लेता हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और इस पर ले लेता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, बी नॉट। चलो भाई, हाँ तो इधर निगेटिव में चली जाएगी, वो तो पहले से पता होगा ना। अब देखो ये ग्राफ है, ये किसी मेटल का ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के लिए, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी 0 रहेगी, यहाँ पे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी 0 स्टॉपिंग पोटेंशियल 0, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी अब 0 फ्रीक्वेंसी पे थोड़ा ना निकल जाते हैं भाई, 0 फ्रीक्वेंसी पे निकल जाती है क्या, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलती है, इसीलिए मैंने ग्राफ को कुछ आगे जाके निकाला है, क्योंकि कुछ फ्रीक्वेंसी डालने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 0 पे नहीं निकलती है, तो कुछ के बाद तो यहाँ से खींचा, और इसके बाद ऊपर इसलिए खींचा क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब बढ़ती है ना तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ानी पड़ती है, तो भाई सीधी सी बात है कि ऐसे ही खींचना पड़ेगा। तो किसी मेटल के लिए इन दोनों की रिलेशन का एक ग्राफ है, चलो ये तो जान गए। अब हम फ्रॉम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का मदद ले रहे हैं। क्या था भाई वो, याद करो, एनर्जी जो आती थी वो कुछ गई वर्क फंक्शन में और कुछ गई किस पे, काइनेटिक एनर्जी में। किस में गई भाई, काइनेटिक एनर्जी गई। तो इसको क्या कहे थे हम लोग, एच न्यू, इसको क्या कहे थे, एच न्यू नॉट कहे थे कि नहीं कहे थे, खैर रहने दो यहाँ पे, और इस काइनेटिक एनर्जी को भी रहने दिया जाए, ठीक है। हमें ये किसकी रिलेशन है, ये किसकी रिलेशन है, के स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ पे हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के टर्म लाने पड़ेंगे। किसका लाना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का टर्म। तो आइए वो लाते हैं। ये वर्क फंक्शन तो मेटल का फिक्सन होगा जी, है कि नहीं है। इसको लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, याद करो ई भी नॉट, एच न्यू बराबर फाई नॉट प्लस ई भी नॉट, था कि नहीं था। काइनेटिक एनर्जी को ई भी नॉट कहे थे ना, रोकना है तो, हाँ बोलो बोलो बोलो, है ना, हाँ ये ठीक है भाई। न्यू कहाँ गया इसका भाई, खा गया मैं, एच न्यू भी आ गया, वी नॉट भी आ गया। अब रिलेशन लेना है, याद करो y बराबर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, y बराबर mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख लो। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। y क्या होते हैं, y एक्सिस वाली पे, यानी इस फॉर्मेट में हमको इस इक्वेशन को बदलना है। y एक्सिस पे कौन है, v नॉट, तो इधर v नॉट निकालनी पड़ेगी भाई,
है कि नहीं, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे वी नॉट है तो वी नॉट को इधर रखो, वी नॉट इधर रखो, इसको इधर भेज दो, एच न्यू बाई फाई नॉट बराबर ई वी नॉट, ई को नीचे भेज दो क्योंकि हमें सिर्फ वाई एक्सिस पे जो है वही चाहिए, वाई एक्सिस पे जो है वही चाहिए, वी नॉट चाहिए नहीं, वी नॉट निकालना है मुझे। तो देखो भाई वी नॉट क्या होगी, एच न्यू बाई ई अब माइनस फाई नॉट बाई, डिवाइड होगा नहीं इसे दोनों में। अब देखो ये हो गया y, इसका कंपैरिजन किससे करूंगा, y एम एक्स, एक्स मतलब क्या, x एक्सिस पे जो है, एक्सिस पे कौन है भाई, फ्रीक्वेंसी। तो e क्या हो गया, ये जो h बाई ई है वो क्या हो जाएगा, m का काम करेगा और ये कौन काम करेगा, न्यू, x का काम करेगा। e जो बच गया, ये जो बच गया वो कौन काम करेगा, c क्या होता है यहाँ पे, m होता है, y होता है y एक्सिस वाला, x होता है x एक्सिस वाला, m होता है स्लोप, m होता है स्लोप, वो जो लाइन है ना इसका स्लोप होता है। स्लोप को हम लोग tan थीटा भी कहते हैं, अगर ये मतलब थीटा है तो स्लोप को यानी m को tan थीटा भी लिख लें तो कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। tan थीटा क्या होता है, m स्लोप सभी, x एक्सिस पे जो है वो है, c क्या है भाई, ये है y इंटरसेप्ट, यानी y एक्सिस पे जहाँ काटती है ना वो, y एक्सिस पे ये ग्राफ जहाँ भी काट दे तो ये ग्राफ कहाँ काटेगा y एक्सिस को, कुछ यहाँ पे। तो कंपैरिजन हमारा हो गया है, इनसे कंपैरिजन किया तो देखो y हो गया हमारा ये वी नॉट, m हो गया है हमारा h बाई, फ्रीक्वेंसी हो गया है x, ये हो गया y इंटरसेप्ट, यानी y इंटरसेप्ट पे निगेटिव में काट रही है, माइनस में है ना ये साइन के साथ, माइनस फाइव नॉट, यानी यहाँ पे जो होगी ना वो कितनी वैल्यू होगी, माइनस फाइव नॉट बाई ई होगी। ये जो ग्राफ जहाँ पे वाई एक्सिस को काटा है ना नीचे में, वो वहाँ पे क्या होगी, फाइव नॉट बाई ई। तो पूरी क्रिस्टल क्लियर है यहाँ से कि भाई कौन क्या है। तो ये हमारा हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, है कि नहीं, है ना। चलो भाई ये जो है m देखो, हम मतलब कंपैरिजन जब किए हैं तो ये जो m है वो कितनी आई है, h बाई आई कि नहीं आई, h बाई, m को tan थीटा भी कह सकते हैं अगर ग्राफ में यहाँ tan थीटा दिया हो, ग्राफ में अगर tan थीटा दिया हो तो tan थीटा बराबर h बाई ई, तो e बराबर क्या हो जाएगा जी, नहीं नहीं h बराबर क्या हो जाएगा, e tan थीटा, h बराबर ई tan थीटा, निकाल दूंगा खत्म। E है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये जो ग्राफ दिया रहेगा ना उसका tan थीटा निकाल के और रख देंगे वहाँ पे तो आ जाएगी। तो tan थीटा कैसे आएगी, ये P बाई B, P बाई B ग्राफ रहेगी तो हमको पता चल जाएगी कि ये P कितनी है और ये B कितनी है। तो E से मल्टीप्लाई कर देंगे तो H आ जाएगी, यही H है प्लैंक कांस्टेंट, यही क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, इसे नोट करो। और फिर हम अभी बता रहे हैं कि देखो वर्क फंक्शन भी तो निकालना है भाई, क्या निकालना है, वर्क फंक्शन भी। तो वर्क फंक्शन देखो कहाँ है इस इक्वेशन में, ई रहा। अगर मैं y, ये क्या है, y इंटरसेप्ट, तो ये है c, क्या है, ये है y इंटरसेप्ट यानी c, जनरली डिनोट करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको और भी कोई चीज़ें लिख सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि क्या है, c बराबर माइनस फाइव नॉट, अभी माइनस तो बताता है कि निगेटिव में, ये माइनस क्या बताता है, निगेटिव में बताता है कि नहीं बताता है भाई, माइनस बता लेता है मेरा क्या, निगेटिव में। तो देखो माइनस फाइव नॉट बाई ई क्या है, सी, तो फाइव नॉट क्या हो जाएगा, फाइव नॉट वर्क फंक्शन, ये माइनस को इग्नोर कर दो, माइनस सी, अभी हम अगर रखूँ तो माइनस सी आएगी, यानी वाई इंटरसेप्ट को एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं उससे मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन तो जनरली पॉजिटिव में होगी, तो माइनस तो बताता है निगेटिव डायरेक्शन को कि नीचे की तरफ है, तो माइनस को हटा दिया तो सी। याद रखना कैसे, वाई इंटरसेप्ट, यहाँ पे जो भी इंटरसेप्ट रहेगी ना उसको एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देना, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगी उससे मल्टीप्लाई कर देना है।
तो क्या आ जाएगी, वर्क फंक्शन। और उसी ई को tan थीटा इसकी स्लोप से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगी, प्लैंक कांस्टेंट। सिंपल है, आएगी नहीं आएगी, हाँ नोट करो। तो ये थे हमारे क्या, ग्राफिकल मेथड से प्लैंक कांस्टेंट कैसे आएगी, फिर वर्क फंक्शन कैसे आएगी, फिर इससे पहले पढ़ लिए फीचर। और आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर से जानने वाले हम फोटो सेल के बारे में, जो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और जनरली आइंस्टीन की जो थ्योरी है एनर्जी कंजर्वेशन, वो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इमेशन ही वहाँ पर भी यूज़ होते हैं, तो उसे नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं। ओके, इसे नोट कर लो। ओके नोट, तो ओके मैं क्लोज करता हूँ इसको। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।